अस्सलामुअलैकुम क्लास, वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ एंजाइमोलॉजी। जी, आज हमारा इस सेक्शन का सबसे आखिरी लेक्चर है। सबसे पहले हमने जब स्टार्ट किया था एंजाइमोलॉजी तो हमने फ़र्स्ट डे पढ़ा था एंजाइम्स के बारे में, जनरल डिस्कशन हुई थी और थोड़े से इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी थी, फिर हमने पढ़ा उसका नोमेनक्लेचर, उसकी क्लासिफिकेशन। आहिस्ता आहिस्ता हम पहुँचे कि एंजाइम ने काम कैसे करना है, एंजाइम्स के प्रोस्थेटिक ग्रुप्स को फैक्टर्स को, एंजाइम्स के बारे में पढ़ा, वाइटामिन के बारे में पढ़ा, राइबोजाइम्स आइसोजाइम्स के बारे में पढ़ा, रेगुलेशन पढ़ी एंजाइम्स के मॉडल्स पढ़े, फैक्टर्स कौन कौन से थे जो अफेक्ट कर रहे थे वो पढ़े, कैटालिसिस पढ़ी। और आज हम पढ़ेंगे मल्टी एंजाइम सिस्टम्स एंड बाइसर्बेट रिएक्शंस एंड इम्मोबिलाइज्ड एंजाइम्स। ठीक है, मतलब आज का जो टॉपिक है ये एक जनरल टॉपिक है जिसमें हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे बहुत सारे एंजाइम्स पढ़ेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि एंजाइम किस किस तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स के नेम से ही पता चल रहा है कि कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जिसमें बहुत सारी चीज़ हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स का एक कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स इकट्ठे होंगे। ठीक है, अब ये एंजाइम जो हमने अभी तक तो सिर्फ ये पढ़ा था कि एक एंजाइम होता है, एंजाइम जो होता है सबस्ट्रेट उसके अंदर जाके अटैच हो जाता है और वो कन्वर्ट कर देता है उसको प्रोडक्ट में। ठीक है, जब हम लिविंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक एंजाइम एट अ टाइम नहीं काम कर रहा होता, मोर देन वन एंजाइम एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आके उस केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट कर रहे होते हैं। जब आपने मेटाबॉलिज्म पढ़ी थी तो वहाँ पर कुछ अगर रेगुलेटरी मेटाबॉलिज्म पढ़ी होगी या ग्लाइकोलाइसिस और जो था TCS साइकिल जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि ग्लाइकोलाइसिस के लास्ट स्टेप में जब पायरुवेट बन जाता है तो पायरुवेट जाता है TCA साइकिल में, तो वहाँ पर एक सिंगल स्टेप होता है जिसके अंदर एंजाइम कॉम्प्लेक्स यूज़ होता है। तो आज हमने उसी एंजाइम कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस आर स्टेबल असेंबलीज ऑफ मोर देन वन एंजाइम जनरली इन्वॉल्व्ड इन सीक्वेंशियल कैटालिटिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं मोर देन वन एंजाइम का जो कि क्या करते हैं, कैटालिसिस कर रहे होते हैं। जैसे एक एंजाइम काम कर रहा होता है वैसे ही ये बहुत सारे एंजाइम इकट्ठे होकर एक सबस्ट्रेट को आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट कर रहे होते हैं हमारे एंड प्रोडक्ट की तरफ। These are distinct form of a multi-enzyme polypeptide in which multiple catalytic domains are found in a single polypeptide chain। तो ये ऐसे एंजाइम होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम की कैटालिटिक डोमेन्स, बहुत सारी कैटालाइज करने वाली डोमेन्स एंजाइम के अंदर एक लंबी सी चेन के फॉर्म में इकट्ठी ही होती हैं। मतलब बहुत सारे एंजाइम इकट्ठे एक ही सीक्वेंस के अंदर पाए जाते हैं। एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं, उसमें बहुत सारी साइट्स होंगी, सबस्ट्रेट अटैचमेंट की साइट्स होंगी और सबस्ट्रेट आएगा, एंटर होगा, एक से दूसरे में जाएगा, दूसरे तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पाँचवें में और एट द एंड प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आज जो हमने इसकी एग्जांपल पढ़नी है वो है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। जी, ये वही वाला कॉम्प्लेक्स है जो मैं पायरुवेट की बात कर रही हूँ। जब ग्लाइकोलाइसिस के एंड पे पायरुवेट बनता है तो वो उसके आगे जो TCA में जा रहा होता है तो इसाइल कोएंजाइम A में कैसे कन्वर्ट होता है। इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया पायरुवेट इज ऑक्सीडेटिवली डीकार्बोक्सिलेटेड टू एसिटाइल कोएंजाइम A बाय पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इसको हमेशा ऐसे ही पढ़ाया आप लोगों ने, PDH इसको लिखते हैं। ये एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जो कि 5 एंजाइम से मिलकर बना है। मतलब इसके अंदर 5 एंजाइम हैं और 3 एपो एंजाइम्स हैं। अब कौन कौन से को एंजाइम इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हैं? ये कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा सा एक सिस्टम है एंजाइम्स का। अब एंजाइम्स को बहुत सारे को एंजाइम्स चाहिए होते हैं अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, कुछ होते हैं कुछ रिक्वायर्ड होते हैं कोफैक्टर्स हर एंजाइम को काम करने के लिए। ठीक है, वो विटामिन हो सकते हैं, जो है हमारे पास मेटालाइन हो सकते हैं, ये सारा कुछ हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो वही इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन कौन से को एंजाइम्स पाए जाते हैं वो उन्होंने बताया हुआ है। सबसे पहले है थायमीन पायरोफॉस्फेट, फिर है हमारे पास को एंजाइम A, FAD मतलब फ्लाविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD पॉजिटिव और लाइपोएमाइड, ये हमारे पास हैं को एंजाइम्स।
अब कौन कौन से एक्टिव एंजाइम्स हैं हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स के अंदर? 3 एंजाइम से मिलके बना हुआ है ये कॉम्प्लेक्स। पहला एंजाइम है पायरावेट डिहाइड्रोजिनेज, दूसरा एंजाइम है हमारे पास डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज, और तीसरा है हमारे पास डाईहाइड्रोलिपोइल डाई हाइड्रोजिनेज एंजाइम। जो सबसे पहले हमारे पास एंजाइम है वो है पायरावेट डिहाइड्रोजिनेज। अब पायरावेट डिहाइड्रोजिनेज क्या काम कर रहा होता है? वो डीकार्बोक्सिलेशन कर रहा होता है हमारे पास उस पायरावेट की। इसको क्या रिक्वायर्ड है? थायमीन पायरोफॉस्फेट, जो हम कोएंजाइम कह रहे हैं ना, पहला कोएंजाइम जो है, इस वाले एंजाइम को जो है ये वाला कोएंजाइम रिक्वायर्ड है। Thiamine B1, a B complex group vitamin is essential for the utilization of pyruvate. ये important है इसकी functioning के लिए। The 2 carbon units remains attached to the enzyme as hydroxyethyl TPP। तो ये जो TPP का मॉलिक्यूल है ये किस तरह अटैच हुआ है ये उन्होंने बताया हुआ है। जो दूसरा एंजाइम है हमारे पास वो है डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। Hydroxymethyl group is oxidized to form an acetyl group and then transferred from TPP to lipoamide to form acetyl lipoamide। अब क्या हो क्या रहा है? उन्होंने बताया कि सबसे पहले एंजाइम कॉम्प्लेक्स नंबर 1 जो ये कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर पायरावेट डिहाइड्रोजिनेज पायरावेट को कन्वर्ट करता है, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद दूसरा वाला एंजाइम जो होता है वो उसको फर्दर कन्वर्ट करता है एसिटाइल लिपोअमाइड में, ठीक है। फिर हमारे पास थर्ड एंजाइम जो है वो आ जाता है और वो क्या करता है? उसका नाम है डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये लास्ट स्टेप है, इस लिपोअमाइड को उसने फर्दर कन्वर्ट करना है, ठीक है। मतलब ये कि पायरावेट का मॉलिक्यूल आया, पायरावेट के मॉलिक्यूल जो है ये बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पीडीएच का कॉम्प्लेक्स है, इसमें 3 एंजाइम है। सबसे पहले पायरावेट का मॉलिक्यूल आया, पहला एंजाइम के साथ अटैच हुआ, इसने उसको कन्वर्ट किया, दूसरे के पास भेज दिया, दूसरे के पास वो इसका प्रोडक्ट दूसरा का सबस्ट्रेट बना और यहाँ पे फिर नेक्स्ट ये कन्वर्ट हुआ किसी और चीज़ में और फिर ये फर्दर नेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ। इस तरह ये पूरा का पूरा रिएक्शन आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। लास्ट स्टेप जो है इसका, उसमें क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है लिपोअमाइड की। एट द एंड ऑफ द रिएक्शन द कोफैक्टर नेमली टीपीपी लिपोअमाइड एंड एफएडी आर रीजनरेटेड, ठीक है। वो जो हमारे पास कोफैक्टर्स थे वो यूटिलाइज हो गए और फिर से वापस से रीजनरेट हो गए, क्योंकि ये आपको पता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जब कैरी फॉरवर्ड हो रहा होता है तो एक चीज़ कम होती है, एक चीज़ ज़्यादा होती है और एट द एंड हमारे पास वापस से वो चीज़ मिल जाती है। FADH2 ट्रांसफर्स द रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस टू NAD पॉजिटिव टू गिव NADH+H पॉजिटिव विच कैन पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू गिव 3 ATP मॉलिक्यूल्स बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो बताने का मकसद ये है कि हमारे मेटाबॉलिज्म में, हमारी पूरी की पूरी बॉडी में एंजाइम सेपरेट ही काम नहीं कर रहे होते। बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जो कॉम्प्लेक्स बना के इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। एक एंजाइम का प्रोडक्ट दूसरे एंजाइम का सबस्ट्रेट के तौर पे एक्ट करता है और इस तरह एक पूरी की पूरी लॉन्ग चेन चलती है केमिकल रिएक्शन की। यहाँ पर वही पूरी की पूरी बात उन्होंने बताई हुई है कि देखें पायरावेट का मॉलिक्यूल है वो आया, सबसे पहले एंजाइम 1 जो है उसमें ये उसका को एंजाइम है, उसने उसको कन्वर्ट किया, फिर सेकंड एंजाइम ने उसको फर्दर कन्वर्ट किया और फिर थर्ड एंजाइम ने उसको फर्दर कन्वर्ट किया और हमारे पास हमारा एसिटाइल को एंजाइम ए का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो गया। ये आपने पढ़ा हुआ होगा, ग्लाइकोलाइसिस और TCA के दरमियान में ये पूरा का पूरा स्टेप आता है। दूसरा एक और एग्जांपल उन्होंने दिया आपको, अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। अब ये कहाँ पर आता है? ये TCA साइकिल में जो सिट्रिक एसिड साइकिल है उसके अंदर 7th या 8th स्टेप के ऊपर ये अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स का एंजाइम आता है। ये भी एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर 5 कोएंजाइम और 3 एंजाइम है। ये क्या करता है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करता है अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट की टू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ये अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट को सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर रहा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट उन्होंने बताया आर्सेनिक पॉइजनिंग। अब हमने देखा है ना कि जो एंजाइम्स होते हैं वो अपना काम वो एक्टिव भी होते हैं और फिर वो इनएक्टिवेट भी हो जाते हैं, वो रेगुलेट कैसे होते हैं। तो यहाँ पर है आर्सेनिक पॉइजनिंग कि कौन कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो एज एन इनहिबिटर काम करते हैं उस एंजाइम के लिए और उस एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है वो है आर्सेनिक पॉइजनिंग। द एंजाइम्स हमारे पास PDH एंड कीटोग्लूटरेट एंजाइम जो हैं आर इनहिबिटेड बाय आर्सेनिक।
आर्सेनाइड बाइंड्स टू थायोल ग्रुप्स, जो इनके थायोल ग्रुप्स होते हैं और इनके साथ अटैच हो जाता है और वो इतना ज़्यादा जो है वो कोवलेंटली अटैच होता है कि वो अनअवेलेबल हो जाती है जगह के कोफैक्टर्स वहाँ पे अटैच नहीं हो सकता। जहाँ जिस जगह पे कोफैक्टर ने अटैच होना होता है ना और इन्हेंस करनी होती है एक्टिविटी एंजाइम की, उस जगह पे आर्सेनिक अटैच हो जाता है। अब कोफैक्टर जब अटैच नहीं होगा तो वो एंजाइम काम ही नहीं कर सकता। आगे उन्होंने बताया भी है बायोकेमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ हमारे पास पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की। तो उन्होंने बताया हुआ है कि अगर हमारे पास जो उसका को एंजाइम है TPP या B1 विटामिन वो नहीं हो तो इनहिबिट हो जाएगी इसकी एक्टिविटी, ठीक है, क्योंकि काम ही नहीं करेगा ना, एंजाइम काम ही नहीं करेगा। अगर आर्सेनिक पॉइजनिंग होगी तो भी काम नहीं करेगा, अगर उसका कोई एंजाइम नहीं होगा तो भी वो एंजाइम काम नहीं करेगा। इन थायमिन डेफिशिएंट अल्कोहलिक्स पायरुवेट इज़ रैपिडली कन्वर्टेड टू लैक्टेट रिजल्टिंग इन लैक्टिक एसिडोसिस। अब उन्होंने बताया हुआ है कि जो जिन लोगों के अंदर डेफिशिएंसी होगी हमारे पास TPP की, वो लोगों का पायरुवेट जो है वो फर्दर नेक्स्ट कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब उनकी डाइजेशन में मेजर प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। इन पेशेंट विद इनहेरिटेड डेफिशिएंसी ऑफ DPH, अब कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये जो एंजाइम है वो जेनेटिकली ही प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, तो ऐसे लोग जो हैं उनका ग्लूकोज जो है उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाती। तो ये सारा कुछ हो गया कि मल्टी एंजाइम सिस्टम कैसे काम करते हैं, कि एंजाइम अलग अलग नहीं इकट्ठे भी काम करते हैं। ये है सारा का सारा मल्टी एंजाइम सिस्टम, ठीक है। आगे अब हमने पढ़ना है बाइसरबेट रिएक्शंस या बाइसरबेट एंजाइम्स। बाइसरबेट रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर एट अ टाइम 2 सबस्ट्रेट यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। हमेशा हमने यही पढ़ा है ना कि एक एंजाइम है, एक सबस्ट्रेट आके अटैच हुआ और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना और एट द एंड एंजाइम प्रोडक्ट बन गया और प्रोडक्ट उतर गया। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर एक सबस्ट्रेट से कोई चीज़ उतर के दूसरे सबस्ट्रेट के ऊपर लगनी भी होती है, मतलब इस वाले चीज़ सबस्ट्रेट के ऊपर कोई चीज़ अटैच हुई हुई है जिसने रिमूव होकर साइड वाले के ऊपर लगना है, तो ऐसे रिएक्शन में 2 सबस्ट्रेट एट ए टाइम काम कर रहे होते हैं। तो तब केमिकल जो एंजाइम है वो कैसे काम करता है। बाइसरबेट रिएक्शन व्हेन एन एंजाइम कैटलाइजिंग अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग 2 सबस्ट्रेट, जब एक एंजाइम ऐसे रिएक्शन को फॉरवर्ड कर रहा हो जिसमें 2 सबस्ट्रेट एट ए टाइम काम कर रहे होते हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं बाइसरबेट रिएक्शन। अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ द केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो बाइसरबेट रिएक्शंस होते हैं। It is either transferase reactions in which the enzyme catalyzes the transfer of a specific group from one of the substrate to the other, ठीक है। ये हो सकते हैं ट्रांसफेरेज रिएक्शन जिनके अंदर कोई एक स्पेसिफिक केमिकल ग्रुप ट्रांसफ़र हो रहा हो दूसरे वाले सबस्ट्रेट के अंदर, कोई फंक्शनल ग्रुप उतर के एक से फंक्शनल ग्रुप उतर के दूसरे पे लग रहा हो, ठीक है। ऐसे रिएक्शन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस, इसमें क्या है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट के ऊपर एक केमिकल X जो है, ये हमारे पास एक कोफैक्टर जो है स्पेशल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ है, ये यहाँ से रिमूव होके B के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा, तो ये ट्रांसफ़र रिएक्शंस होते हैं, ये ट्रांसफेरेज रिएक्शंस होते हैं। बाइसरबेट रिएक्शन इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन विच रिड्यूसिंग इक्वलेंट्स आर ट्रांसफर्ड बिटवीन द 2 सबस्ट्रेट, के 2 सबस्ट्रेट के दरमियान में वो जो एजेंट है दरमियान में जो भी चीज़ शिफ्ट होनी है वो शिफ्ट हो जाती है। इसकी एग्जांपल में उन्होंने बताया हुआ हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बाय ट्रिप्सिन, के ट्रिप्सिन की मदद से जो हाइड्रोलिसिस हुई हुई है वो भी इसकी एक एग्जांपल है। यहाँ पर उन्होंने देखो क्या बताया हुआ है कि हमारे पास ये पूरा पॉलीपेप्टाइड था, पॉलीपेप्टाइड ब्रेक डाउन हुआ है और ये NH3 का मॉलिक्यूल इधर से उतर के साथ वाटर के साथ अटैच हो गया। आगे है हमारे पास इसकी टाइप्स। ये तो एक जनरल उन्होंने बताया है कि जहाँ पर 2 सबस्ट्रेट एट अ टाइम काम कर रहे हो तो वो रिएक्शंस होते हैं बाइसरबेट रिएक्शंस। अब बाइसरबेट रिएक्शंस के अंदर बाइसरबेट रिएक्शंस में सबस्ट्रेट किस तरह आके अटैच होते हैं उस एंजाइम के साथ, इसके ऊपर डिपेंड करता है 2 तरह के रिएक्शंस, ठीक है। दे आर ऑफ 2 मेजर टाइप्स हैं, इनकी 2 मेजर टाइप्स हैं। एक है हमारे पास सिक्वेंशियल रिएक्शंस, all the substrate involved are bound to the enzyme before the catalysis of the reaction take place to release the product. It is called जो है हमारे पास it is called by reactions, इनको बोलते हैं, just 1 minute। तो ऐसे रिएक्शंस जहाँ पर सबस्ट्रेट के जो मॉलिक्यूल हैं, दोनों सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल जो हैं वो एंजाइम के साथ
कैटालिसिस होने से पहले ही अटैच हो जाएं, पहले वो दोनों सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल एट अ टाइम पहले जाके एंजाइम के साथ अटैच हों और उसके बाद प्रोडक्ट में कन्वर्जन स्टार्ट हो, तो ऐसे रिएक्शंस होते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। बोथ सबस्ट्रेट एंड एंजाइम फॉर्म टर्नरी कॉम्प्लेक्सेस। इट इज़ सब क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। अब इस सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, ठीक है। जो 2 टाइप्स हैं वो है हमारे पास रैंडम सीक्वेंशियल रिएक्शंस और सीक्वेंशियल रिएक्शंस के जो रिएक्शन हो वो सीक्वेंस में हो रहा है या सीक्वेंस में नहीं हो रहा, इसके ऊपर। ऑर्डर्ड सीक्वेंशियल रिएक्शंस क्या होंगे? ऑल द सबस्ट्रेट्स आर बाउंड टू द एंजाइम इन अ डिफाइंड ऑर्डर और सीक्वेंस। दिस प्रोडक्ट टू आर रिलीज्ड आफ्टर कैटालिसिस इन अ डिफाइंड ऑर्डर और सीक्वेंस। अब हमने कहा है कि जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं वो ऐसे रिएक्शंस हैं जिनके अंदर दोनों के दोनों जो सबस्ट्रेट हैं वो पहले एंजाइम के साथ अटैच हो जाएं और उसके बाद फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो। ऐसा ना हो कि पहले एक सबस्ट्रेट अटैच हुआ है, उसका प्रोडक्ट बन गया और फिर दूसरा सबस्ट्रेट अटैच हुआ है, ऐसे नहीं हो। दोनों सबस्ट्रेट एट अ टाइम पहले एंजाइम के साथ अटैच होंगे और उसके बाद फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्जन होगी। उसके आगे 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप है ऑर्डर्ड सीक्वेंशियल रिएक्शंस। ऑर्डर्ड सीक्वेंशियल रिएक्शंस के अंदर हर चीज़ इन एन ऑर्डर्ड मैनर होगी। मतलब कि जो एंजाइम है, जो सबस्ट्रेट हैं वो एंजाइम के साथ अटैच हो गए इन अ ऑर्डर्ड सीक्वेंस, ठीक है, एक पूरे डिफिनाइट ऑर्डर में कि ए ने यहाँ अटैच होना है, बी ने वहाँ अटैच होना है, उसके हिसाब से वो दोनों आपस में अटैच हो गए। अब जो प्रोडक्ट बनेंगे वो भी एक ऑर्डर्ड रेशो में बनेंगे, मतलब पी पहले बनना है तो पी पहले बनेगा, क्यू बाद में बनेगा, क्यू पहले नहीं बन जाएगा। इसकी एग्जाम्पल उन्होंने दी है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कैटालाइजेस ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, कि जब लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म कर रहा होता है तो हर चीज़ एक ऑर्डर्ड मैनर में हो रही है। देखो एंजाइम है, सबसे पहले NADH का मॉलिक्यूल आया है, फिर पायरुवेट आ रहा है, तो ये जब कन्वर्ट हो रहे हैं तो पहले लैक्टेट बन रहा है और फिर NAD बाहर निकल रहा है। ऐसे नहीं हो रहा कि ये पहले निकल रहा है, एक हर चीज़ एक ऑर्डर में है, स्पेसिफिक ऑर्डर में है। दूसरी जो टाइप है वो हमारे पास है रैंडम सीक्वेंशियल रिएक्शन, मतलब इसमें रैंडम है, कोई भी प्रोडक्ट पहले निकल सकता है। The substrate and products are bound, substrate and products are bound and then released in no preferred order और random order, ठीक है। मतलब इसमें कोई भी सबस्ट्रेट पहले अटैच हो सकता है और कोई भी प्रोडक्ट पहले बाहर आ सकता है, इसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं है। इसकी एग्जांपल उन्होंने दी है क्रिएटिन काइनेज एंजाइम की विच कैटालाइजेस द सबस्ट्रेट क्रिएटिन एंड ATP टू फॉर्म प्रोडक्ट्स फॉस्फोक्रिएटिन एंड ADP। तब उन्होंने ये कहा है कि फॉस्फोक्रिएटिन और ADP जब वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में तो कोई सारा कुछ रैंडम है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि कोई सीक्वेंस में नहीं हो रही है, हर चीज़ जो है वो डिसऑर्डर फंक्शन में हो रही है। ये हो गए पहले वाला जो भी हमने पढ़ा वो कौन से थे? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, राइट। अब जो हमने देखना है वो है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, जिनको हमने कहा हुआ है पिंग पोंग रिएक्शंस। mechanisms in which one or more product are released before all substrate have been added are known as ping pong reactions. They are also called as double displacement reactions. अब जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थे उसमें मैंने कहा है कि दोनों सबस्ट्रेट पहले ही आके अटैच हो गए हैं, कैटालिसिस से पहले अटैच हुए हैं और एक ऑर्डर्ड मैनर में भी बाहर आ सकते हैं और एक डिसऑर्डर्ड मैनर, दोनों तरह से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। अब जो दूसरी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, उनके अंदर क्या हो रहा है कि पहले एक सबस्ट्रेट अटैच होगा, उसका प्रोडक्ट बाहर आएगा, फिर दूसरा सबस्ट्रेट अटैच होगा और उसका प्रोडक्ट बाहर आएगा। मतलब ये कि इसमें इकट्ठा नहीं हो रहा, इसमें दोनों सबस्ट्रेट डिफरेंट टाइम्स के ऊपर अटैच हो रहे हैं उस एंजाइम के साथ। This indicates temporary and the enzyme must be found in its original form at the end of the reaction, और at the end of the reaction enzyme वैसे ही रह जाएगा जैसे था। For example देखो ये एंजाइम है, ये सबसे पहले एक सबस्ट्रेट नंबर 1 आके अटैच हो गया, ठीक है। पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया और इसके बाद उसने प्रोडक्ट निकाल दिया, अब एंजाइम अकेला रह गया। अब दूसरा वाला सबस्ट्रेट कोई और सबस्ट्रेट आके अटैच होगा, फिर सब कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर एक अलग सबस्ट्रेट निकलेगा, प्रोडक्ट निकलेगा। मतलब ये अलग से हो रहा है और ये अलग से हो रहा है, इकट्ठे दोनों सबस्ट्रेट एट अ टाइम आके अटैच नहीं हुए एंजाइम के साथ। पहले एक सबस्ट्रेट अटैच हुआ है और उसका प्रोडक्ट निकला है, फिर दूसरा सबस्ट्रेट अटैच हुआ और उसका प्रोडक्ट बाहर आया है और एट द एंड जो एंजाइम है वो अकेला ही रह गया। इसकी एग्जांपल में उन्होंने बताया हुआ है द एंजाइम एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज कैटालाइजेस द ट्रांसफर ऑफ एन अमाइनो ग्रुप फ्रॉम एस्पार्टेट टू अल्फा कीटोग्लूटारेट इन दिस फॉर्म। कि एस्पार्टेट जो है वो उसने जो है वो कन्वर्जन की है अल्फा कीटोग्लूटारेट की और कन्वर्ट हुआ है ग्लूटामेट और ऑक्सैलो एसीटेट में। अब यहाँ तक क्या हो गया हमारे पास? अब ये हमने पढ़ लिए हैं बाइसोर्बेट रिएक्शंस, ठीक है। 2 तरह की चीज़ें हमने अब पढ़ ली।
एक हमने वो पढ़ा कि एंजाइम इकट्ठे काम कर सकते हैं मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स सिस्टम में, और दूसरा हमने पढ़ा कि ऐसा भी हो सकता है कि मोर देन वन सबस्ट्रेट एट अ टाइम अटैच हो रहा हो एंजाइम के साथ, जिसको हमने कहा बाइसर्बेट रिएक्शंस। ठीक है, जो आखिरी चीज़ हमने पढ़नी है वो है एंजाइम इमोबिलाइजेशन। हम जब लेबॉर्ट्री में इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं एंजाइम को, तो मैंने कहा था एंजाइम बहुत ज़्यादा प्यूरीफाई फॉर्म में चाहिए होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बनते हैं। ये हमने सबसे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब ये इतने कॉम्प्लेक्स किस्म के इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव किस्म के जो एंजाइम्स हैं, इनको यूज़ करना भी हमें बहुत थोड़ा करके हम चाहते हैं कि ज़्यादा नुकसान ना हो इनका, हम इसको बार बार यूज़ कर सकें, तो हम उनको इमोबिलाइज़ कर लेते हैं। इमोबिलाइजेशन से क्या मुराद हुई कि किसी सरफेस के ऊपर एंजाइम को अटैच कर दिया जाए ताकि उनको हम बार बार अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ कर सकें, कम से कम लॉस हो एंजाइम का। In a solution, biocatalysts behave as any other solute in that they are readily dispersed in solution or solvent and have complete freedom of movement in solution। तो उन्होंने कहा है कि अगर सोल्यूशन में हो बायोकैटालिस्ट कोई एंजाइम, तो वो फ्रीली मूव कर रहा होता है। ठीक है, उसको फ्रीडम होती है, वो कहीं पे भी चलता फिरे। ठीक है, Immobilized may be viewed as a procedure specifically designed to limit the freedom of the movement of a catalysis। तो हम एंजाइम को इमोबिलाइज करते हैं ताकि अब वो फ्रीली मूव ना कर सकें। ठीक है, अपनी मर्जी से इधर उधर ना जाएं और लॉस ना होते जाएं, ज़मीन किसी एक सरफेस के साथ अटैच रहें, ताकि जैसे ही हम उसके ऊपर सबस्ट्रेट डालें अब हमें घूमना ना पड़े इतने पूरे के पूरे लिक्विड में। जैसे ही हम छोटी सी सरफेस के ऊपर वो सबस्ट्रेट डालें, फ़ौरन से वो कन्वर्ट हो जाए हमारे पास हमारे अपने प्रोडक्ट में, और हम उस एंजाइम को बार बार भी यूटिलाइज़ कर सकें। तो इसलिए हम एंजाइम को immobilize कर देते हैं। The term immobilized enzyme refer to the enzyme physically confined or localized in a certain defined region space with retention of their catalytic activities and which can be used repeatedly and continuously। ठीक है, तो immobilized enzyme ऐसे एंजाइम्स को कहा गया है जिनको एक छोटी सी स्पेस के ऊपर ही कन्फाइन कर दिया गया है, जिनको जब वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं, वो किसी सॉलिड मैट्रिक्स के साथ बहुत ज़ोर से हक करके वहीं जुड़ा हुए हैं, अब वो उतर नहीं सकते हैं उनसे। ठीक है, ताकि हम उनको, अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि वो एंजाइम जो एक ही सरफेस के ऊपर, हमें पता होगा कौन सी सरफेस है जहाँ पे एंजाइम लगा हुआ है, उसके ऊपर हम उतनी ही जगह के ऊपर हम सबस्ट्रेट डालेंगे और हमारा जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा, इंडिकेट हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन जो भी हमें चाहिए होगा वो हमारे पास रिज़ल्ट फ़ौरन से आ जाएगा, और हम उस स्पेसिफिक जगह को, उस स्पेसिफिक एंजाइम को बार बार यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं। इसकी हिस्ट्री क्या है हमारे पास, हिस्ट्री आपको पीपीटीज़ में ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी, यहाँ पे ठीक दिख नहीं रही है। तो लिखा हुआ है द फर्स्ट इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ इमोबिलाइज एंजाइम वाज रिपोर्टेड इन 1967 बाय चिबाटा एंड को वर्कर्स हु डेवलप द इमोबिलाइजेशन ऑफ एस्परगिलस ओराइजिया अमाइनो एसाइलेज फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ सिंथेटिक रेसिमिक डी-एल अमीनो एसिड्स। डी-एल अमीनो एसिड्स को बनाने के लिए सबसे पहले ये चिबाटा और को वर्कर्स ने एस्परगिलस ओराइजी एक एंजाइम था उसको इमोबिलाइज किया था, ताकि वो घूम फिर ना सके, फर्दर मॉलिक्यूल्स की तरह वो एक सरफेस के साथ अटैच हो और हम उसको बार बार यूटिलाइज़ कर सकें। वाई वी नीड टू इमोबिलाइज एंजाइम्स। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया एंजाइम जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यूरीफाई फॉर्म में होते हैं और उनको प्योर करना बहुत ही एक मुश्किल प्रोसेस होता है। एज कैटालिटिक मॉलिक्यूल्स एंजाइम्स आर नॉट डायरेक्टली यूज्ड अप आफ्टर द रिएक्शन, द एंजाइम कैन नॉट बी इकोनॉमिकली रिकवर्ड फॉर रीयूज एंड आर जनरली वेस्टेड। यूजुअली क्या होता है, एंजाइम जो होते हैं अगर हम उसको इमोबिलाइज ना करें तो वो एंजाइम जो होते हैं वो इतने इकोनॉमिकली फ्रेंडली नहीं होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और उसको बार बार हम यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारा एंजाइम जो है वो वेस्ट हो चुका होता है, प्रोडक्ट के साथ ही बाहर चला जाएगा। अगर वो उसको हम किसी स्पेसिफिक जगह के साथ अटैच नहीं करेंगे तो जब हम प्रोडक्ट निकाल रहे होंगे उस बैच में से, उसके साथ बहुत सारे एंजाइम लॉस हो जाएगा। सेपरेशन ऑफ एंजाइम एंड प्रोडक्ट यूजिंग अ टू फेज सिस्टम। तो यहाँ पर जब हम इमोबिलाइज करते हैं एंजाइम को तो कैसे करते हैं कि एंजाइम नीचे वाली एक सरफेस के साथ अटैच रहते हैं और सिर्फ ऊपर का जो प्रोडक्ट निकलता है वो हम उठा लेते हैं, तो एंजाइम जो है वो मूव नहीं हो पाते। दी अदर फेज कंटेनिंग, एक फेज जो होगा मतलब जो ज़मीन है, कोई प्लास्टिक है, उसके ऊपर हमने एंजाइम को इमोबिलाइज कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो प्रोडक्ट बाहर आएगा वो आराम से ऊपर वाली लेयर से हम निकाल लेंगे, लेकिन जो एंजाइम है वो वहीं अटैच रह जाएगा, तो एंजाइम हमारा बच जाएगा वेस्ट होने से। द एंजाइम इज इम्प्रिजन्ड विद इन इट्स फेज अलाउइंग इट्स री यूज़ और कॉन्टीन्यूस यूज़, तो हम उसको बार बार कॉन्टीन्यूसली यूज़ कर सकेंगे। द सेपरेशन प्रिवेंट्स द एंजाइम फ्रॉम कंटामिनेटिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, और इस तरह वो जो एंजाइम है वो प्रोडक्ट के साथ ही चला नहीं जाएगा बाहर। ठीक है, इस तरह हमें इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है।
एडवांटेजेस क्या हैं एंजाइम मोबिलाइजेशन के हम रिपीटिवली यूज़ कर सकते हैं उस एंजाइम को। जो पहले एंजाइम एक दफ़ा यूज़ होता था, अब वो एंजाइम बहुत 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 दफ़ा यूज़ हो सकता है। इमोबिलाइज एंजाइम्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एबिलिटी टू स्टॉप द रिएक्शन रैपिडली बाय रिमूविंग द एंजाइम फ्रॉम द रिएक्शन सोल्यूशन, और जब भी हमने उस रिएक्शन में से एंजाइम की एक्टिविटी रोकनी होगी तो अब हमें पता है कि एंजाइम कौन सी सरफेस से अटैच है। वो सरफेस ही अगर हम उठा लेंगे तो रिएक्शन खुद भी स्टॉप हो जाएगा, हमें कोई और चीज़ देख के उसको स्टॉप नहीं करना पड़ेगा। प्रोडक्ट इज़ नॉट कंटामिनेटेड विद द एंजाइम, ठीक है, क्योंकि एंजाइम जो है वो तो एक ज़मीन के साथ एक सरफेस के साथ अटैच है, तो ऊपर से हम जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो कोई एंजाइम के चांसेस नहीं होंगे कि वो कंटामिनेट कर दे प्रोडक्ट को। ईजी सेपरेशन ऑफ द एंजाइम, ठीक है, वो भी बहुत आसान होगा। अलाउ डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल एंजाइम सिस्टम, रिएक्शन सिस्टम, बहुत सारे एंजाइम अगर एक सिस्टम में काम कर रहे होंगे तो वो हमारे पास ईजी हो जाएगा उसको काम करना। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इट गिव राइज टू एडिशनल बियरिंग ऑन कॉस्ट। अब इस तरह के इमोबिलाइज करने के लिए एंजाइम को हमें थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। इट अफेक्ट्स स्टेबिलिटी एंड एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, थोड़ी बहुत उसकी एक्टिविटी भी जो है वो अफेक्ट होगी। द टेक्निक में नॉट प्रूव टू बी ऑफ एनी एडवांटेज व्हेन वन ऑफ द सबस्ट्रेट इज़ फाउंड टू बी इनसॉल्यूबल। अगर वो सबस्ट्रेट इनसॉल्यूबल हुआ उस स्पेसिफिक सरफेस के ऊपर तो इस टेक्निक का हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। सर्टन इमोबिलाइजेशन प्रोटोकॉल्स आफ्टर सीरियस प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू द डिफ्यूजन ऑफ द सबस्ट्रेट टू हैव एन एक्सेस टू द एंजाइम। अब बहुत सारे प्रोटोकॉल्स ऐसे होंगे जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी काज हो सकती हैं। अब इमोबिलाइज करने के लिए एंजाइम को इमोबिलाइज करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रही हूँ। अगर आप लोगों ने उसको पढ़ना हुआ तो मुझको बताइएगा, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो आज एंजाइमोलॉजी का ये सेशन जो है हमारे पास वो एंड हो रहा है, एंड होता है। ये हमारा लास्ट लेक्चर था।